हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ये वाला चैप्टर मैंने कवर करने वाला हूँ, पहले कवर नहीं किया था क्योंकि इसमें स्पेशली मेरे पास पहले क्या ये कैमरे वाला अरेंजमेंट था नहीं। तो कैमरे वाला अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से मैं इसको थोड़ा आराम से डिले से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैमरा ना होने की वजह से इसमें आपको देखो पूरा दिखाना पड़ेगा मुझे कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से थोड़ा हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या करंट की वजह से भी मैग्नेट इफेक्ट जनरेट होता है क्या, वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आप ये जान लो थोड़ा सा कि आखिरकार ये मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट के बारे में थोड़ा जानो। तो देखो, मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन स्टील ईटीसी एक्सेट्रा से लिखा है, मतलब ईटीसी मतलब। तो आयरन और स्टील यही नहीं, यही नहीं, अभी और सुनो। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, उनको ये मैग्नेट क्या करती है अपनी तरफ और अट्रैक्ट करती है जी, अट्रैक्ट करती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे फिक्रोनी, ठीक है, इन सबको अट्रैक्ट करती है ये अपनी साइड मैग्नेट, ठीक है। लेकिन मेनली अपन जानते हैं कि अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें देखते हैं, आयरन आयरन जो होता है वो मैग्नेट से चिपकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी नहीं चिपकते, क्रोमियम नहीं, ये भी चिपकते हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ में यूज नहीं है ना। डेली लाइफ में ज़्यादातर आप सामान देखते हो आसपास किसका देखते हो, आयरन का देखते हो या स्टील का देखते हो। तो स्टील और आयरन से ये चिपकती है, बाकी से आप बोलते हो कि हाँ यार बस इन्हीं से चिपकती है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आयरन के साथ साथ आपको बोलना है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, उनसे मैग्नेट उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, हमेशा अट्रैक्ट ही होती है क्या? अट्रैक्ट और रिपेल दोनों हो सकती है, वो डिपेंड करता है पोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के लिए तो मतलब स्टील और आयरन को तो ये अट्रैक्ट ही करेगी। लेकिन जब मैग्नेट की यदि दो पोल्स की बात करें तो दो पोल्स आपस में अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपल्सन भी हो सकता है उनके बीच में। ये अपन देख सकते हैं कैसे। तो पहले ये देख लेते हैं कि वो मैग्नेट होती है वो जनरली किस टाइप में मिलती है अपने को। तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग देखें तो बार मैग्नेट होती है, आपने बचपन में से खेला होगा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े। स्पीकर में एक गोल सी मैग्नेट निकलती है, वो मैग्नेट होती है। जैसे ये रिंग मैग्नेट होती है, वो स्पीकर में आपने देखी हो तो ये मैग्नेट निकलती है जिससे अपन आयरन के नेल्स को चिपकाते रहते हैं, ठीक है। वो हॉट शू टाइप मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट होती है ये। इसका यूज लैब्स में और इंडस्ट्रीज में बहुत होता है, लैब्स में और इंडस्ट्रीज में बहुत होता है, वहाँ पर ये मेनली यूज होती है। निडल मैग्नेट, ठीक है, निडल मैग्नेट, इसको मैग्नर भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका दिशा बताने का, डायरेक्शन बताने का काम होता है। जो यदि अपन एक मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंडेड है जो कि, और उसको एक जगह रख दे तो हमेशा ये रुकेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना, अब नॉर्थ साउथ आप कंफ्यूज हो सकती है किसका नॉर्थ साउथ। तो एक्चुअली में ये जहाँ पर रुकती है ना, ये जहाँ पर रुकती है, जिस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, जहाँ पर नॉर्थ लिखा रहता है ना, जिस डायरेक्शन में वो वाला पोल रुकता है, नॉर्थ वाला डायरेक्शन दिखाता है, वो एक्चुअली में अर्थ का नॉर्थ पोल होता है। वो एक्चुअली में अर्थ का नॉर्थ पोल होता है। और जो साउथ पोल होता है, जहाँ पर ये साउथ डायरेक्शन दिखाता है, वो एक्चुअली में अर्थ का साउथ पोल होता है। अब आप बोलोगे कि मैग्नेट जो है, अपनी जो मैग्नेट है प्यारी प्यारी, ये ऐसे रुकती क्यों है? यदि इसको फ्रीली सस्पेंडेड करके छोड़ दे तो ये नॉर्थ साउथ में क्यों रुकती है? क्योंकि अर्थ के पास भी भैया बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आयन है, और आयन्स जब मोशन करते हैं, अभी अपन देखने ही वाले हैं, पर इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज यदि कोई पार्टिकल्स हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो देखेंगे, और उनकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो, ठीक है। तो आप समझ गए? तो मतलब अर्थ के पास में बहुत सारे आयंस हैं और उन आयंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, अब आप जानते हो कि नॉर्थ पोल जो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो एक्चुअली में थोड़ा सा समझने की बात है। मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि जिस डायरेक्शन में अपनी मैग्नेट रुकती है वो एक्चुअली में अर्थ का क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। लेकिन नॉर्थ पोल तो हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा नहीं लग रहा क्या? नॉर्थ तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा ना, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करनी चाहिए। तो फिर नॉर्थ नॉर्थ की साइड कैसे रुकता है? एक्चुअली बात ये है कि जो नॉर्थ है ना, जो नॉर्थ है, जो मैग्नेट का नॉर्थ है, वो अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ के डायरेक्शन में रुकता है। लेकिन ज्योग्राफी का जो नॉर्थ है ना, वो मैग्नेटिक साउथ होता है अर्थ के लिए। नहीं समझे? नहीं समझे? दिल पे हाथ रख के बोल दो कि नहीं समझे। बोल दो यार, नहीं समझे ना? देखो समझो, समझो। अर्थ है, अर्थ एक बड़ा सा मैग्नेट है, लेकिन ये इस तरह का मैग्नेट है कि जो जैसे 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 क्या करूं मैं, चलो ये मान लेता हूँ यार, ये अपना अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ का ये वाला पोल है जो आपको इस साइड दिख रहा है वो नॉर्थ है, और इस साइड वाला साउथ पोल है। ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला ये नॉर्थ है और ये नीचे वाला इसे साउथ मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन जो इसका नॉर्थ पोल है ना, उसमें मैग्नेटिक साउथ है भाई, मैग्नेट का साउथ पोल है इधर। जो नॉर्थ पोल है ना, ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है, वहां पर एक्चुअली मैग्नेट का साउथ पोल है। तो जिधर मैग्नेट का साउथ पोल होगा तो अपनी जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, वो किधर रुकेगी भाई? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती रुकेगी ना। तो इसका नॉर्थ पोल एक्चुअली में मैग्नेटिक साउथ से ही अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन
लेकिन जहाँ मैग्नेटिक साउथ है ना, वो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। तो इससे कितना बड़ा फायदा हो गया, इससे कितना बड़ा फायदा हो गया अपने अपने लिए कि जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ शो कर रहा है वो एक्चुअली में अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन ही है। मजा आ गया जी, मजा आ गया। मैग्नेटिक तो साउथ है, वो तभी तो ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने बहुत टाइम दे दिया, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर नॉर्थ है तो नॉर्थ डायरेक्शन कैसे बता सकता है वो। नॉर्थ है, यदि नॉर्थ डायरेक्शन क्यों बताएगा, क्योंकि नॉर्थ को तो साउथ की साइड अट्रैक्ट होते हुए रुकना चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, क्लियर कर दी कि नॉर्थ जो है अर्थ का ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है वहाँ पर एक्चुअली में मैग्नेटिक साउथ है। तो अपनी जो मैग्नेट का नॉर्थ होता है वो साउथ की साइड ही अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफिकली नॉर्थ होता है। इस तरह से रुकती है। तो यदि किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। और किसकी नॉर्थ साउथ, अर्थ की जो नॉर्थ और साउथ होते हैं ज्योग्राफिकल, उन्हीं डायरेक्शन में रुकती है। जिस डायरेक्शन में अपनी मैग्नेट का नॉर्थ शो हो रहा है, मतलब वहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। ठीक है, समझ गए आप, ओके। और इस टाइप की ये ओवल शेप की होती है, रिंग शेप की होती है। ये शायद आपको देखनी होगी क्योंकि मेरा चेहरा दिख रहा होगा इधर, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे देखो कैमरा का यूज़ करना ही था, और क्योंकि मुझे बहुत सारी डायरेक्शन आपको बतानी, इसीलिए मैंने कैमरा को थोड़ा बड़ा रखा है। ये चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ। ऐसी रिंग जैसी बनी हुई है यहाँ पर, बस ऐसी रिंग जैसी। ठीक है, इस टाइप की मैग्नेट होती है जो स्पीकर्स वगैरह में निकलती है, गोल गोल सी होती है ना, गोल गोल सी मैग्नेट। तो इस टाइप की मैग्नेट हो सकती है शेप्स के अकॉर्डिंग। अभी बात करते हैं भाई सम फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में कुछ फैक्ट ये है। एक फैक्ट तो यही हो गया कि यदि आपको ऐसे जैसे ये दिख रही है ना यहाँ पे, इसको यदि फ्रीली सस्पेंडेड करोगे धागा बांध के और इसको घुमा के छोड़ दोगे, तो आप कितना भी घुमा के छोड़ लो, ये रुकेगी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और कौन सी नॉर्थ साउथ में, जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा उधर इसका नॉर्थ दिखेगा आपको, उधर इसका नॉर्थ पोल है। और जिधर इसका साउथ है, मतलब इस मैग्नेट का जिधर साउथ है उधर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ को, मतलब ये वाली चीज़ ज्योग्राफिकल साउथ को इंडिकेट कर रही है और ये वाली ज्योग्राफिकल नॉर्थ को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया एक मैग्नेट के बारे में। तो दूसरा फैक्ट ये है कि जो लाइक पोल होते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। और ऐसा तो जिंदगी में भी होता है, जो सेम टाइप के लोग हैं, सेम 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 जेंडर है, दूर भागेंगे भाई, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही अपोजिट पोल आएंगे, जैसे ही अपोजिट 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 समझ गया, जैसे ही अपोजिट लोग आते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो नॉर्थ होगा वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन नॉर्थ यदि नॉर्थ के पास आएगा तो वो कहेगा नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मुझे दूर जाना है जी, मुझे घर जाना है। यदि नॉर्थ नॉर्थ हो गए तो दूर भागेंगे, साउथ साउथ हो गए तो भी दूर भागेंगे। लेकिन अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज अभी तक क्या क्या देखी। यदि फ्रीली सस्पेंड करोगे मैग्नेट को तो वो किधर रुकेगी, नॉर्थ साउथ में। और दूसरी बात, सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड थिंग ये। थर्ड, आप मैग्नेट के कितने भी टुकड़े 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 कर दो, पर आप कभी भी सिंगल पोल जनरेट नहीं कर सकते। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने ये बड़ी मैग्नेट ऐसे ले ली और इसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, आपने इसको बीच से तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया आपने, अब आप बोलोगे कि इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल बचा है, नॉर्थ ही बचा है इसमें। ऐसा नहीं होगा भाई। यदि आपने इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ डेवलप हो जाएगा अपने आप, अपने आप। और इधर ये साउथ काटने के बाद इधर नीचे वाला साउथ बचा ना, तो नीचे इसके नॉर्थ आ जाएगा। मतलब कभी भी सिंगल सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉर्थ है तो साउथ को होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यदि बच्चा है तो उसके पेरेंट्स होंगे ही होंगे, यदि बालक है तो उसके माता पिता एग्जिस्ट करेंगे ऐसे ही। यदि मैग्नेट है तो उसके दो पोल होना एक अनिवार्य तथ्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई अभी तक। तीन फैक्ट देख लिए। फ्री सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ में रुकेगा, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड है कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ है कि मैग्नेट जो होती है ना, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन बनाती है। अच्छा जी, कैसे, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि जैसे 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 ये यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो, कोई मैग्नेट होती है, जैसे ये मैग्नेट रखी हुई है, तो इसका जो इफेक्ट होगा कुछ दूर तक ही होगा यार। जैसे जैसे किसी मैग्नेट से, यदि आप किसी चीज़ को मैग्नेट से चिपकाते हो, किसी आयरन नेल को चिपकाते हो, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो उसको अट्रैक्ट करती है। उससे दूर ले जाओगे नेल को तो भाई मैग्नेट यहाँ पे पड़ी रहेगी, लेकिन उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। मतलब मैग्नेट का एक जो फील्ड होता है ना, वो कुछ एरिया तक होता है भाई, कुछ एरिया तक होता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है और आप 2 किलोमीटर दूर जाके एक आयरन की नेल, आयरन की कील रख रहे हो, आप कहोगे यार ये कील मैग्नेट को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही। नहीं करेगी, क्योंकि उसके फील्ड की कुछ दायरा है, कुछ लिमिटेशन है। तो अर्थ अपने चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है मतलब उसका कुछ इफेक्ट है, कुछ दूरी तक इफेक्ट है। उसी इफेक्ट को दिखाने के लिए, उसी इफेक्ट को दिखाने के लिए अपन इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते हैं कि इसके चारों तरफ इमेजिनरी लाइन होती होंगी जो इसके फील्ड को दिखाएंगे। तो जो जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर घुस जाती है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ के अंदर घुस जाती हैं। ऐसे नॉर्थ से निकली साउथ के अंदर, यहाँ से नॉर्थ से निकली साउथ के अंदर घुस गई, यहाँ से जो नॉर्थ से निकली साउथ में अंदर घुस गई। ठीक है,
तो आउटर मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन ये जो लाइन है वो पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट करती है, ये पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट करती है, मतलब ये अंदर घुसी है तो ये अंदर से फिर वापस नॉर्थ तक पहुंचेगी, इसको पूरा लूप कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होगी, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन मैग्नेट के बाहर क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि यदि एक मैग्नेट है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जनरेट होता है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बाहर, मैग्नेट से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में अंदर घुस जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में अंदर। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, क्योंकि उनको कंप्लीट लूप पूरा करना होता है। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैं यहाँ से निकाल दूँ, 3 लाइन 2 लाइन निकाल दी मैंने, 2 लाइन निकाल दी वहाँ से, तो 2 लाइन इधर अंदर घुसेंगी भाई, जितनी वहाँ से निकली है उतनी ही साउथ में जानी चाहिए, जितनी नॉर्थ से निकली है उतनी सारी की सारी साउथ में जाएंगी। यदि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लाइन निकल रही है तो यहाँ पर 6 लाइन अंदर एंटर करेंगी, जितनी नॉर्थ से निकली है उतने को साउथ में जाना ही पड़ेगा, ताकि मजबूरी है ये, ऐसा नहीं कर सकती कि बाहर घूम लेती हूँ मैं थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेती, नहीं, बंधन में बंधे हो आप, बंधन में बंधे हो तो आप खुली हवा में सांस लेने के अधिकारी नहीं हो, ठीक है, समझ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देख लिया आपने, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती हैं। दूसरी बात एक ये है कि यदि लाइन जहाँ पर पास पास में होती है, यदि पास पास में है, लाइन जहाँ पर पास पास में, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उनका ज़्यादा है, जहाँ पर लाइन पास पास में है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। यदि फील्ड लाइन दूर दूर हो जाती है, यदि वो जितनी दूर दूर हो जाएंगी मतलब वहाँ पर इफेक्ट कम है। कुल मिला के बात ये है कि जैसे यदि ये मैग्नेट है तो जिधर फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उस एरिया में ज़्यादा संभावना है किसी दूसरी चीज़ को चिपकाने की। मतलब आयरन नेल यदि आप एकदम यहाँ पास में लेके आ जाओगे तो वो जल्दी चिपकेगी, जैसे जैसे दूर जा रहे हो आपको दिख रहा है कि ये लाइन के बीच में देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही, डिस्टेंस बढ़ती जा रही, तो दूर जाने पे उनके बीच में डिस्टेंस, उनके बीच की डेंसिटी बोले मैं, मतलब डेंसिटी उनकी कम होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे उनकी डेंसिटी कम होती जा रही। तभी तो यदि आयरन नेल को दूर रखते हो तो वो उससे नहीं चिपकती, क्योंकि अब उसकी जो फील्ड लाइन है वो काफ़ी दूर दूर हो गई, मतलब उनका इफेक्ट खत्म होता जा रहा है। और दूर चले जाओगे, जैसे यहाँ पर पहुंच गए तो यहाँ पर इसकी इतनी दूरी पर कोई फील्ड लाइन दिख रही है नहीं, यदि यहाँ पर कोई फील्ड लाइन नहीं है तो आयरन नेल को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकती, आयरन नेल को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं करती। यदि आयरन नेल से अट्रैक्ट होना है इसको तो इसके फील्ड में आना पड़ेगा, और फील्ड में भी यदि ये एकदम पास में है, सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है, एकदम इनके पास पास, साउथ पोल के पास में बहुत ज़्यादा लाइन एक जगह इकट्ठी हो रही है, नॉर्थ पोल के पास में बहुत ज़्यादा लाइन इकट्ठी हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। मतलब मैग्नेटिक किसी भी आयरन नेल को लाते हो, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ को लाते हो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, तो किस जगह पर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, जब उसको एकदम पोल के पास रख दोगे, तब जब उसको एकदम पोल के पास रख दोगे तभी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको, ठीक है जी। तो देखो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करे गए, उसमें क्या किया, एक ये अपने रख दी, आपने ये रख दी, फिर आपने क्या किया, इसके आसपास आयरन की फाइलिंग, आयरन का चूर्ण डाल दिया, चूर्ण कायम चूर्ण, देखा ना आपने, चूर्ण मतलब पाउडर, पाउडर डाल दिया आपने आयरन का, ठीक है, आयरन का पाउडर डाल दिया, फिर उसको टैप किया ऐसे हाथ से, पहले चारों तरफ बिखेर दिया, फिर उसको टैप कर दिया। यदि टैप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टैप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, यदि आपने टैप नहीं किया तो पाउडर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा भाई, पाउडर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ की ग्रेविटी भी तो लग रही है mg नीचे की साइड में, पाउडर एक जगह इकट्ठा हो गया तो पार्टिकल्स सारे पास पास में आ गए, सारे पार्टिकल्स आयरन के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भाई वो एक जगह पर रखे हुए ढेर को बिखेर दे, ऐसा नहीं कर पाएगी वो। तो इसीलिए आपको क्या, उनको दूर दूर, या तो आप टैप वैप कुछ मत करो, उनको आयरन फाइलिंग को दूर दूर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे दूर दूर चूरन को ऐसे हाथ से दूर दूर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भाई पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। फिर क्या होता है ये समझ गया, सबसे पहले आपको पार्टिकल थोड़े दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसके लिए दो तरीके होते हैं कि पाउडर डाल दो फिर टैप कर दो, टैप कर दोगे तो जो पार्टिकल है थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना प्रभाव दिखा सकती है। यदि एक ही जगह पाउडर पड़ा रहेगा तो कैसे दिखाएगी बेचारी, है ना, ग्रेविटी फोर्स लग रही है उन पर, फोर्स की अमाउंट ज़्यादा है, वो बेचारी मैग्नेट को सेपरेट कैसे करेगी। लेकिन पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसका इफेक्ट दिखाएगी। और इफेक्ट क्या होता है कि ये जो है ना आयरन के चूर्ण, आयरन का फाइलिंग वो ऐसे देखो अरेंज होने लगता है, जैसा दिख रहा है ना आपको, ऐसे अरेंज होने लगता है, ऐसे देखो ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी ही तो दिखाई थी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ही तो दिखाई थी, और इन्हीं लाइन पर ये वो होने लग गया भाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से जो लाइन है ना, जो लाइन बन रही थी उन्हीं लाइन पे ये पाउडर जमा होने लगता है, देखो ये लाइन पे पाउडर जमा हो रहा है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक जगह इकट्ठा है, इनके बीच में देखो प्रॉपर डिस्टेंस है, जैसी लाइन के बीच में डिस्टेंस ही वैसी। अब ये देखो नॉर्थ से दूर भाग रहा हो, नॉर्थ से जो पाउडर दूर भाग रहा है उतना ही साउथ में अंदर घुस रहा हो, नॉर्थ से जितना दूर भाग रहा है यहाँ पर जो पूरा ऐसे प्रॉपर ऐसे नहीं बना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कुछ लाइन ऐसी है ना जो अंदर यहाँ से घुसती हुई दिखाई नहीं दे रही, भले ही यहाँ से घुसती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जितना ये दूर निकल रही है ना यहाँ से उतनी ही लाइन अंदर घुसनी पड़ेंगी, यहाँ से जितनी लाइन यहाँ से निकल रही है उतनी ही ये पूरी अंदर घुसेंगी। तो इसीलिए जितना चूर्ण यहाँ से नॉर्थ से इतना दूर भाग रहा है उतना ही चूर्ण इधर से अंदर घुसना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ये देखो ठीक है, नॉर्थ से निकलती है लाइन,
नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, 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 मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर क्या स्थिति होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, ओके। करेक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मान के चले तो ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इनटू साउथ पोल। सीधी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ से निकलना साउथ में जाना, नॉर्थ से निकलना साउथ में जाना, नॉर्थ से निकलना साउथ में जाना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज कर्व बनाती है, अपन ने देखा था क्लोज कर्व क्यों बना रही है कि जितनी यहाँ से निकल रही है उतनी वहाँ पे अंदर घुसनी पड़ेगी, तो क्लोज कर्व बन जाता है। फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर बिकॉज इफ दे कट ईच अदर एट ए पॉइंट दैट पॉइंट विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि यार एक ने कट कर ही दिया, ऐसे कट कर ही दिया। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है, हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो बताती है इसकी डायरेक्शन। तो यदि यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल लेके आ जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में झुक जाता है। जैसे कि ये अपन कांटा लेके आ गए, कांटा लगा, हाँ लगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये अपनी निडल है। तो भाई इस वाले पॉइंट पर देखो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कहानी सिंपल है कि नॉर्थ पोल ऐसे अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ ऐसे और पीछे साउथ रहेगा ऐसे, ये निडल है अपनी। ठीक है, तो इसकी लाइन में, इस लाइन के जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है उसी डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाती है अपनी निडल। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर चक्कर पड़ गया ना, जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो यहाँ पर देखो टेंजेंट की डायरेक्शन ये रही, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये रही। तो अब निडल लेके आओगे तो निडल कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई मैं अपने नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, नॉर्थ और कि इस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, भैया यहाँ तो दो डायरेक्शन मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वही कंफ्यूज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड थरथरा जाएगी, कट जाएगी, टूट जाएगी, बेचारे क्या करेंगे। कुल मिला के बात ये है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर दें। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ दे कट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ आया। फील्ड लाइन आर क्राउडेड नियर पोल विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सबसे ज़्यादा क्राउडेड, मतलब सबसे ज़्यादा उनकी डेंसिटी कहाँ पर है, पोल्स के पास में। पोल के इतने पास में है उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन डेंसर है, जितनी ज़्यादा डेंसर होंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उतना ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखो एकदम पास, यहाँ पर देखो सबसे पास में, देखो 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 कितनी पास में है। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं बेचारी लाइन दूर भागती जा रही है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं दूर भागती आ रही है। यहाँ से नॉर्थ से निकल रही है, देखो नॉर्थ से निकल रही है तो सबसे ज़्यादा देखो डेंसिटी कहाँ पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी साउथ वाली जगह पर भी कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब पोल के पास में इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब पोल के पास में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पोल से दूर जाओगे तो स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ये तो जनरल लाइफ में अपन देखती है कि यदि मैग्नेट के पास जितना लाओगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो खींचती है अपनी साइड, मतलब मैग्नेट से दूर जाते जाओगे उतनी तेज़ी से नहीं खींच पाती, क्योंकि उसका इफेक्ट कम होता जाता है। अब देखते हैं कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है या जिसको बोले एक तरह से परमानेंट मैग्नेट है, उसके बारे में स्टडी करी। अब मैग्नेट तो भाई परमानेंट मैग्नेट ही है ना, नॉर्थ साउथ वाली जो अपन मैग्नेट लेके आते हैं इससे खेलते हैं बचपन में, वो कैसी मैग्नेट, वो मैग्नेट ही रहती है हमेशा, हमेशा मैग्नेट है, मैग्नेट ही रहेगी। लेकिन यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। देखते हैं कैसे। तो क्या हुआ दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं, मतलब कुछ साइंटिस्ट और उनके स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट और उनके स्टूडेंट लैब में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक बस ऐसे बताते हैं कि भाई ये एक्स वाई चांस हुआ था ऐसा। तो एक वायर से करंट फ्लो हो रहा था, वहाँ पर पास में ही मैग्नेटिक कंपास या मैग्नर जिसको बोलते हैं वो रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा जैसे ही वायर से करंट फ्लो हो रहा है ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर रही है भाई, मतलब मैग्नर जो है अपनी डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ की ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर उन्होंने करंट की अमाउंट बढ़ाई यार, उन्होंने देखा यार ये इसी की वजह से हो रहा है या फिर ऐसी कुछ और इसका रीजन है। तो उन्होंने करंट की अमाउंट बढ़ाई, तो यदि करंट की अमाउंट बढ़ा दी तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पर, जैसे करंट की अमाउंट बढ़ाई भाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ गया। इन्होंने कहा भाई हो तो इसी की वजह से रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, फिर नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट कर दिया। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो मैग्नेटिक कंपास यदि पहले इस डायरेक्शन में वो हो रही थी, मैग्नेटिक कंपास इस डायरेक्शन में टिल्ट हो रही थी, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होने लगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होने लगी। फिर भाई इस पर रिसर्च चली और बाद में पता चला कि जो एक वायर होता है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग वायर जिसमें होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है।
वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इस वाले एक्सपेरिमेंट ने दुनिया में ला दी क्रांति, क्या ला दी क्रांति। और यहाँ से ही साइंस की एक ब्रांच का अवतार हुआ और जिसको शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले दुनिया समझती थी मैग्नेट की दुनिया अलग है, करंट की दुनिया अलग है, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते ये दोनों कंबाइंड हो गए, ये दोनों की शादी हो गई बच्चों, और ये दोनों एक ही हो गए, दो जिस्म एक जान बन गई है। पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग थी, मैग्नेटिज्म फील्ड अलग था, बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये दोनों साथ नहीं मिले भाई। ये देखा गया कि यार जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है भाई, करंट के आसपास मैग्नेट जनरेट हो रही है, तो ठीक है ये बात होगी। अब देखो ऑर्स्टेड साहब ने क्या बताया, ऑर्स्टेड साहब ने ये बताया कि ये बताया उन्होंने कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए इलेक्ट्रिक वायर, जब एक इलेक्ट्रिक वायर से, जो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जो अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा था कि उन्होंने एक करंट पास कराया, उसके पास में निडल रखी हुई थी, निडल ये इन्होंने किया था, ठीक है, इन्होंने अकेले नहीं, कुछ स्टूडेंट भी थे, उन्होंने सबने मिलकर किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि यदि किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है जी, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है जी। अब बात करती है इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसी चीज को बताने के लिए मैंने ये कैमरा यूज किया है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यदि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो यदि आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, यदि आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। यदि करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्लॉकवाइज बनेंगी। कुल मिलाकर क्या करना है, ये है अपना वायर, ये रहा अपना वायर, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिधर इसकी नोब है ना उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वायर को पकड़ लेना भाई, पकड़ मत लेना, करंट आ जाएगा, करंट फ्लोइंग वायर को यदि पकड़ लोगे तो करंट आ जाएगा। मजाक है मजाक। करंट फ्लो की डायरेक्शन देखने के लिए आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हो, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हो, करंट फ्लो करने वाली डायरेक्शन में अपना थंब रखो, अपना थंब इस डायरेक्शन में रखो, तो उंगलियां जैसे कर्ल हो रही हैं, जैसे कर्ल हो रही है, तो उंगली मेरी कैसे कर्ल हुई, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे ऐसे, ऊपर से देखूंगा तो मैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने पे ये कैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा, और ये डायरेक्शन किसकी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक तो ऐसे चलती है ना यार, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना यार, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना यार, क्लॉक तो ऐसे चलती है यार, और तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। देखो यदि वायर में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो इस वायर को ऐसे पकड़ो, थंब को इस डायरेक्शन में रखो, करंट वाली डायरेक्शन, तो थंब को इस डायरेक्शन में रख दिया जिधर करंट फ्लो हो रहा है, फिर आपने अपनी उंगलियों को कर्ल किया, उंगलियों को कर्ल किया, तो कर्ल वाली डायरेक्शन जो होती है, कर्ल वाली डायरेक्शन इधर से देखो, ये रही कर्ल वाली डायरेक्शन, इधर ये जो कर्ल वाली डायरेक्शन है इसके चारों तरफ, यही होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये आपको, आप देखो आपकी साइड से देखने पे ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि ऊपर फ्लो हो रही है करंट, यदि करंट ऊपर फ्लो हो रही है तो फिर फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा कर दिया मैंने, अब करंट मेरी ऐसे नीचे फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया, फिर उंगलियों को कर्ल करो। यदि करंट की डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रख दिया, ये रहा, फिर उंगलियों को ऐसे कर्ल किया, तो अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे। अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आप देखो यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, समझ रहे हो आप, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी है, डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, फिर उंगलियों को कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी उस वायर के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब सामने देखते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में कर लोगी, इस डायरेक्शन में कर लोगी, ऐसे इस डायरेक्शन में कर लोगी, तो ऊपर से देखने पे यदि मैग्नेटिक फील्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से देखने पे ये लाइन, ये जो सर्किल है वो ऐसे बन रहे हैं, ये मतलब ऊपर से देखने पे कैसे दिख रहे हैं सर्किल, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यदि करंट नीचे फ्लो हो रहा है, नीचे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है। तो देखो ऊपर से देखने पे ये कैसी दिख रही है, ऊपर से देखने पे ये कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे 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 सीधी सीधी मूव करती है क्लॉकवाइज। जबकि ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ऊपर से देख रहे हैं लेकिन अब ध्यान रखना, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने में जैसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा, एक चीज मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगा, बच्चों 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 बच्चों, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो ये डायरेक्शन मैंने क्या बनाई, क्लॉकवाइज, दिख रही है ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज दिख रही, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। ये सेम पेपर देखो, पेपर देखो, इसमें ये क्लॉकवाइज इधर से दिख रही है ना, इधर से देखो जो चीज़ क्लॉकवाइज दिख रही है
वो पीछे से घुमा के देखने पे वही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। देखो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये रही, ये देखो, ये जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन है एक्चुअली। ये देखो तीर वाली डायरेक्शन मैंने थोड़ी फाड़ दी यहाँ से, तीर की डायरेक्शन देखो। अभी देखो ये जो तीर दिख रहा है यहाँ से, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन यही तीर पीछे से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो बताना ये चाहता हूँ मैं, ये बताना ये चाहता हूँ कि यदि इस वायर को मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसी वायर को नीचे आंख लगा के देखूंगा तो ये करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे इसमें करंट जब नीचे फ्लो हो रही है तो ऊपर से देखने पर डायरेक्शन लग रही है क्लॉकवाइज, लेकिन इसी को जब मैं नीचे से देखूंगा तो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना सा समझ लो आप, इतना सा समझ लो, बस समझ गए आप, समझ गए आई थिंक समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मैग्नेटिक कंपास जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करे, किस डायरेक्शन में रोटेट करे। अब देखते हैं इसके लिए भी एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं, कितना भी टाइम लग रहा है आज मुझे कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, ये सर्किट बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने सर्किट, ये मैंने सर्किट बना दिया सर्किट। ठीक है, सर्किट ये रहा अपना सर्किट, सर्किट ये रहा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है पूरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दिख रहा है आपको सर्किट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है 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 ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वायर है, जो नीचे वाला वायर दिख रहा है आपको, नीचे वायर दिख रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो यदि मैं इस पेन को देखूँ तो जिस पेन की जो नोब दिख रही है आपको, जो पेन की टिप दिख रही है ना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊंगा, पेन को लूंगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होगी तो मैं अपना थंब इस डायरेक्शन में रखूंगा भाई, इस डायरेक्शन में थंब रखूंगा और उंगलियों को ऐसे कर्ल करूंगा, उंगलियों को ऐसे कर्ल करूंगा। तो जब मैं कर्ल कर रहा हूँ तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर उंगलियां मेरी किधर जा रही हैं, अंदर की डायरेक्शन में, उंगलियां मेरी अंदर की डायरेक्शन में जा रही हैं, उंगलियां मेरी अंदर की डायरेक्शन में जा रही हैं। जब मैं भाई पेन में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो मैं इस डायरेक्शन में अपना थंब रख लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी ये जो फिंगर है उनको ऐसे कर्ल करता हूँ। जैसे ही कर्ल करूंगा तो पेन के जस्ट नीचे, यदि आप देखो, क्योंकि ये 2D में बनाया था मैंने, आपको पेपर में बना के दिया जाएगा, तो पेपर में मतलब इसके इस जगह पे डायरेक्शन देखनी होगी आपको, तो इस जगह पे देखो, ये वाली डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन नोब दिख रही है उस डायरेक्शन में करंट है। तो इस जगह पे जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर, इसके नीचे जस्ट नीचे करंट की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की साइड, अंदर की साइड, इस जगह पे इसके जस्ट नीचे करंट की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अंदर। तो आपको पता है ये बात कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में अपनी नॉर्थ वाली जो होती है, यदि अपन मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो इसका नॉर्थ पोल है उधर ही मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है कैसी, अंदर की साइड जाती हुई। तो अपना नॉर्थ पोल, यदि मैंने ऐसे मैग्नेटिक कंपास रख दी जिसका नॉर्थ पोल इधर था, इस वाले पेन की नोक की डायरेक्शन नॉर्थ पोल था, पीछे साउथ पोल था, तो अब देखो कैसे मूव कर जाएगी, ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है उसी डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल अलाइन हो जाता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे जस्ट नीचे इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, तो ये मैग्नेटिक कंपास मैंने ऐसे रख दिया, तो इसका नॉर्थ पोल मेरी साइड ऐसे आ जाएगा। समझ गए, उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, ऐसा उल्टा कर दूं, ऐसा मतलब ये अब पहले वाला केस बन रहा है, अब मेरा पहले वाला केस बन रहा है। यदि मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, तो मुझे अंगूठा इधर रखना पड़ेगा, अंगूठा इधर रखना पड़ेगा। यदि मैं इसको इस डायरेक्शन में कर दूं तो मुझे अंगूठा इधर रखना पड़ेगा, और मैं देखूं यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मेरी उंगली बाहर की डायरेक्शन में आ रही है भाई, मैं इसे पूरा कर्ल करूं, लेकिन इसके जस्ट नीचे देखूं तो उंगलियां किधर आ रही हैं, ऐसे बाहर की डायरेक्शन, मतलब इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड है, इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड है। तो यदि यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है जिसकी नोक पहले जैसी थी वैसे ही, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है, ये वाली डायरेक्शन, पीछे वाली साउथ को। तो इसमें बताओ कि ये नॉर्थ किधर जाएगा, आपकी साइड, ऐसे आपकी साइड क्यों जाएगा, समझ गया, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे ऐसे, समझे आप, समझे। सिर्फ यही बताने की कोशिश हो रही है इस दुनिया में, यही बताने की कोशिश हो रही है जी, समझ रहे हो आप, समझ रहे, समझ रहे, ठीक है, समझे आप, समझ गए, समझ गए। देखो अब देखते हैं अपन इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो भाई, पेन का चला गया मेरा, फर्स्ट वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, इसमें इस डायग्राम को देखो, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस पेन के अकॉर्डिंग बताओ, ऐसे फ्लो हो रही, ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, फ्लो। ठीक है, पहले आपको मैं एक बार बता दूं, जनरली अपन जो नॉर्थ साउथ दिखाते हैं वो ऐसे नॉर्थ दिखाते हैं, इसको साउथ दिखाते हैं, इसको ईस्ट दिखाते हैं, इसको वेस्ट दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाते हैं। तो बात ये है कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके जस्ट नीचे पेन के जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, आपकी साइड में जाती है। तो मैंने यदि निडल पहले ऐसे रखी हुई, देखो आपको दिख रहा है ना, इसमें इस डायग्राम में देखो, इसका नॉर्थ पोल मिडिल का पहले इधर था,
साउथ पोल पीछे था। तो मैंने भी क्या किया, जो नीचे वाला पेन है ना, जिसकी जो ये टिप दिख रही है आपको, ये नॉर्थ डायरेक्शन है निडल के अकॉर्डिंग, पीछे वाली साउथ डायरेक्शन। तो मैंने अभी चेक किया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे आपकी साइड जाता हुआ है, तो इसकी निडल कैसे घूम जाएगी, ऐसे आपकी साइड में आ जाएगी, ऐसे यहाँ से इस साइड में आ जाएगी। तो देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ है, तो इधर वाला ईस्ट होगा, इधर वाला ईस्ट होगा, इधर वाला वेस्ट होगा, इधर वाला ईस्ट होगा, इधर वाला वेस्ट होगा। समझ गया। यदि ये नॉर्थ है भाई, देखो मैं पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना देता हूँ, एक और पेन ले लेता हूँ। ये वाली डायरेक्शन जो दिख रही है ना आपको, ये वाली डायरेक्शन क्या, ईस्ट, पीछे वाली क्या, वेस्ट, ये वाली ईस्ट, ये वाली सॉरी ये वाली नॉर्थ, नॉर्थ है ना इसका, देखो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मेरी साइड वाली ईस्ट होगी, आपकी साइड वाली वेस्ट होगी। तो अब मुझे बताओ निडल यदि उस साइड घूमी आपकी साइड, तो किस साइड में घूमी, वेस्ट की साइड में, वेस्ट की साइड में। और ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखो पहले वाली डायग्राम में देखो आपकी निडल नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में घूमी। समझ गया, समझ गया। अब दूसरी बात करते हैं, ये रही दूसरे वाला केस, ये रहा दूसरे वाला केस, ये रहा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है अपना इधर हो रहा है, तो इसके जस्ट नीचे देखोगे, क्योंकि 2D में जस्ट नीचे ही देखना पड़ेगा ना, 2D में और कहीं कैसे देख सकते हो, 2D में इसके जस्ट नीचे देखना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट नीचे कैसा होगा, अंदर जाता हुआ, अंदर जाता हुआ, ठीक है। और मैग्नेटिक निडल पहले की जैसी रखी हुई है, मतलब इसका नॉर्थ इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट मेरे साइड होगा, ईस्ट मेरे साइड होगा, वेस्ट ऐसे आपकी साइड होगा, इधर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, आपकी साइड होगा वेस्ट, मेरे साइड होगा ईस्ट। अब देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे साइड आ रही है, इस बार देखो टर्न कर रहा हूँ तो मेरे साइड आ रही है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो मेरे साइड घूम जाएगा, मेरे साइड घूमने का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन घूम जाएगा। तो देखो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन घूम रहा है सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में नॉर्थ से वेस्ट घूम रहा था, इसमें ये घूम रहा था। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट समझाने के लिए बताई हैं बस, ठीक है। ये एम्पियर का स्विमिंग रूल है, स्विमिंग रूल कुछ नहीं है भाई, स्विमिंग रूल वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, देख लेते हैं एक बार कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज थ्रू द फीट टू हेड। यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, तो देख लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन जैसे पहला जो है ना, पहला है उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, ऐसे होने का मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है वो अपन मान के चलेंगे, इस जो पर्सन है ना, जो पर्सन है उसके पैरों से लेके उसके सिर की डायरेक्शन है, पैरों से सिर की डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा हो, पहले देखो यदि एक पर्सन को यहाँ पर ऐसे लिटा दूँ, ऐसे लिटा दूँ, जिस इधर इसके पैर है और इधर इसका सिर है, इधर इसका सिर है, तो भाई इसका पैरों से लेके करंट जो है सिर की तरफ घूम रहा है, ठीक है। देन मैग्नेटिक निडल कैप्ट बिलो विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो देखो कैसे बताएं, देखो मैं मानता क्या हूँ, मैं बता ही देता हूँ। जैसे मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं ऐसे तैर रहा हूँ, करंट मेरे पीछे से मेरे हाथों की डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, हाथों की डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यदि करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक निडल किधर डिफ्लेक्ट होगी, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा। यदि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये पीछे वाली साउथ है, तो इधर वाली ईस्ट होगी, इधर वाली वेस्ट होगी। तो देखो इस डायरेक्शन में यदि मेरा करंट ऊपर से और इधर आ रहा है, तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, मतलब निडल इधर डिफ्लेक्ट होगी, और इधर डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। तो देखो पहले वाले में वेस्ट डायरेक्शन में हो रही है डिफ्लेक्ट, फर्स्ट वाले केस में वेस्ट। अब देखो मैंने कर दिया उल्टा, अब मैं ऐसे हो गया जी ऐसे। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, मेरे फीट पीछे, मैं जब तैरूंगा तो फीट पीछे रहेंगे और करंट इधर है, फीट पीछे रहेंगे करंट इधर है, फीट पीछे रहेंगे हाथ इधर है, तो करंट अब इधर से इधर बह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर डिफ्लेक्ट होगी, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड है, तो अभी मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, अभी मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, तो भाई निडल इधर से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि निडल का डिफ्लेक्शन देखना है तो आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है, ये वाला स्विमिंग वाले तरीके में क्या है कि आप करंट फ्लो की डायरेक्शन वो रखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो की डायरेक्शन उस पर्सन के पैर से सिर की साइड होनी चाहिए। यदि पैर से सिर की साइड आपके करंट की डायरेक्शन है तो निडल का डिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट हैंड की साइड में होगा। यदि मैं इधर इधर मेरी डायरेक्शन है, मतलब पीछे से मेरे पैर पीछे होंगे, हाथ इधर है, पैर इधर करंट आ रहा है, तो निडल इधर डिफ्लेक्ट होगी लेफ्ट साइड। यदि ऐसे में ऐसा हो जाऊँ, ऐसे हो जाऊँ भाई, तो भाई मेरे पैर पीछे हाथ आगे, तो निडल इस साइड डिफ्लेक्ट होगी। समझ गए, वेरी सिंपल वेरी इजी, अच्छी तरह समझा दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे स्नो रूल जो अभी मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन के लिए, वो बता दिया मैंने पूरा, ठीक है, पूरा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया था, वो रूल है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्ट्रेट कंडक्टर, अब उसकी बात कर लेते हैं। यदि स्ट्रेट कंडक्टर है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, मैग्नेटिक लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, ठीक है, अभी देख लिया भाई, जो मैग्नेटिक लाइन है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। कहाँ गया भाई, किधर गया तू, किधर गया, आगे चला गया, किया आगे चला गया जू, हाँ ये आ गई है। ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सारे के सारे सर्किल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन की वजह से, जो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्किल बन रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, यदि सर्किल बन रहे हैं तो सर्किल ही सही, सर्किल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी बात सही है। जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे करी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, पहले एंटी क्लॉकवाइज थी और फिर क्लॉकवाइज हो गई ऊपर से देखने पे,
ऊपर से देख। नेक्स्ट है व्हेन करंट फ्लो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात भी सही है, यदि करंट ऊपर फ्लो हो रहा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एंड वाइस वर्सा, यदि इसका उल्टा करेंगे, मतलब यदि अपन करंट को नीचे पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज घूमने लग जाएंगे, ये भी सही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये इसलिए अच्छी चीज़ है कि जितना ज़्यादा करंट आप इसमें पास करोगे, जितना ज़्यादा करंट इसमें पास करोगे, जितना ज़्यादा करंट इसमें पास करोगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अच्छा, मैं आपको यदि दो वायर दे दूँ, ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें है 10 एम्पियर और इसमें है 5 एम्पियर। मैं आपसे यदि ऑप्शन दे देता आपको कि इन चार में से कौन सा इनके लिए सही ऑप्शन होगा, तो देखो आप कैसे करेक्ट करोगे। यदि इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे दिखाओगे, मतलब इसमें जो सर्किल बने होंगे ना वो बहुत पास पास में होंगे भाई, बहुत पास पास में होंगे। मतलब ऐसे चिपका मत देना भाई, चिपका नहीं सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन आप समझ रहे हो ऐसे एकदम पास पास पास, अरे चिपक मत जाना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल पास पास में होंगे, पास पास में होंगे क्योंकि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। लेकिन यदि ये 5 एम्पियर है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर होंगी, ऐसे दूर दूर होंगी, समझ गया, दूर दूर बनेंगी, दूर दूर बनेंगी। एक बात समझ में आ रही है ना आपको। तो यदि दो वायर दे दूं, एक में करंट ज़्यादा फ्लो कराऊं, दूसरे में कम फ्लो कराऊं, तो आप यदि लाइन बनाओगे तो जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसमें लाइन्स पास पास में होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइन्स पास में होती है वो ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बात समझे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम वायर। जितना ज़्यादा इस वायर से दूर जाते जाओगे स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। ये तो जनरल सी बात है, ये तो जनरल सी बात है। मैग्नेट के लिए भी देखी थी अपन ने, यदि मैग्नेट के पास में नेल रखोगे तो वो चिपकेगी, उससे दूर ले जाओगे तो भाई नहीं चिपकेगी क्योंकि उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ऐसे वायर भी इस टाइम पे क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, कम होता जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। जितना दूर जाओगे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। नेक्स्ट राइट हैंड थंब रूल मैं बता चुका हूँ आपको, बस वही जो मैंने अभी बताया था उसी का नाम राइट हैंड थंब रूल है। अपने हाथ में वायर को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, उंगलियां कर्ल करो, जो कर्ल की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, अभी अपन सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड सर्कुलर लूप इज ऑलवेज सर्कुलर। एज वी मूव अवे फ्रॉम लूप कॉन्सेंट्रिक सर्किल बिकम बिग। At center, magnetic lines are parallel and cancel each other. Current flowing current flowing clockwise, current flowing anti-clockwise। ठीक है, पूरी बात करते हैं, पूरी बात करते हैं आपके लिए यार, आपके लिए पूरी बात ही करनी पड़ेगी, मुझे अधूरी बात से काम मेरा नहीं चलता। ये मैं आपके लिए एक सर्किल बना ही देता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक सर्किल बना ही देता हूँ। प्यार से क्यों डरता है दिल, कहता है दिल करना मुश्किल, आसान नहीं है यहाँ मंजिल, कहता है दिल चलना मुश्किल, आसान नहीं है यहाँ मंजिल। ये देखो, ये मैंने आपके लिए सर्किल बना दिया, सर्किल। अच्छा, अंदर से भी इसको खोखला बना देते हैं तभी तो आप मानोगे इसको सर्किल। ठीक है, ठीक है, अंदर से भी इसको खोखला कर देते हैं जी, खोखला कर देते हैं जी, खोखला। अंदर से भी इसको खोपड़ा बना देते हैं, इसका खोपड़ा। ठीक है, अंदर से भी इसको खोपड़ा कर देते हैं। आपने कहा और मैंने कर दिया, आप कहो या मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो जाएगा जी, ऐसा कैसा हो जाएगा भाई। ये अब बना अपना प्रॉपर सर्किल बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यदि सर्किल में भाई, सर्किल में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, देखो ऐसे फ्लो हो रही है जी, ऐसे सर्किल में करंट ऐसे फ्लो हो रही है जी, ऐसे क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, सर्किल में करंट ऐसी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। अब मुझे बताओ, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालनी हो तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखो और उंगलियों को कर्ल कर दो। तो इस जगह पे यदि मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं उंगलियों को रखूँगा, ऐसे कर्ल कर दूंगा, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो यहाँ पर डायरेक्शन ये रही, यहाँ पर अपना थंब रखूंगा और इधर उंगलियाँ ऐसे कर लूँगी, मतलब सर्कुलर। इसके यहाँ पर भी सर्कुलर, यहाँ पर भी सर्कुलर, यहाँ पर भी सर्कुलर। इसकी मिडिल पॉइंट पे देखूँ भाई, इसकी एकदम मिडिल पॉइंट पे देखूँ तो इस वजह से अंदर की डायरेक्शन में जाती हुई, यहाँ की वजह से भी अंदर की डायरेक्शन में जाती हुई। लेकिन आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती जी, क्रॉस नहीं कर सकती। तो देखो यहाँ पे ध्यान से इस वाले डायग्राम को देखो आप, सेकंड वाले को। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी जी, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो बीच में आते आते, सेंटर में आते आते लाइन एकदम पैरेलल हो रही है। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि इसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, और ऊपर वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर सकती, एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगी, कैंसिल कर दी जाएंगी और एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जो सर्किल का
मिड पॉइंट होता है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, जबकि उसके आसपास देखो यहाँ देखो इसकी यहाँ पर इसके आसपास कैसी है, सर्कुलर बन रही है। क्यों सर्कुलर बन रही है मैंने बता दिया। यहाँ पर जैसे करंट डायरेक्शन ये है तो अपना थंब इस डायरेक्शन में रखोगे, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब रखोगे और उंगलियों को कर्ल कर दोगे तो यहाँ पर एक सर्किल बन जाएगा। तो इसके आसपास देखो सर्किल। अब इसने एक चीज़ और बोली थी, जैसे जैसे आप इस लूप से दूर जाओगे सर्किल बड़े होते जाएंगे। क्यों बड़े होते जाएंगे भाई? सर्किल बड़े इसलिए होते जाएंगे कि जैसे जैसे दूर जाओगे, देखो जैसे जैसे दूर जाओगे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? कि यदि डिस्टेंस बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। यदि दो लाइन के बीच में, यदि ये दो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की और ये दो लाइन है, बताओ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? फर्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लाइन पास पास में, जबकि यहाँ पे लाइन दूर दूर है। तो ऐसे ही जब सर्किल बड़े होते जाएंगे मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने का मतलब यही होता है कि अब स्ट्रेंथ कम होती है। तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे इस वायर से, इनके सर्किल की जो है डायमीटर बढ़ता जाएगा, सर्किल बड़े होते जाएंगे। इसका मतलब यही है कि अब दूर जाने पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। ठीक है, समझे आप? ठीक है, ओके। जैसे पास में रहेंगे तो वैसे सर्किल बनेंगे, जैसे जैसे बीच में जाओगे, देखो जैसे बीच में जा रहे हो तो ये देखो कैसे होते जा रहे हैं, ऐसे 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 लाइन होती जा रही है। क्योंकि जितना पास में आओगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये वाला इधर, तो आपस में ऐसे जुड़ते हुए ऐसी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। आपस में ऐसे जुड़ते हुए ये स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। समझे आप? बोलो आप, मज़ा आया जी? दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? ये क्या हो रहा है, ये देखो ये कैसी दिख रही है ऊपर से देखने पे, ये ऊपर से देखने पे ये डायरेक्शन कैसी है, ऊपर से देखने पे ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और इधर देखें ऊपर, इधर इस वाले पार्ट में देखें तो ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, बीच में आते आते एक दूसरे को कैंसिल करती हुई जाती है, और बीच में आते आते जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये सर्किल बड़े तो नहीं हो पाएंगे, अब ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करने लगे, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज आ रही डायरेक्शन, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो बीच में आते आते ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बीच में आते आते ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप? तो सर्कुलर लूप कैसे क्या होता है आपको समझ आ गया। अब देखो करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। अब देखते हैं, ये चीज़ मज़ेदार है। यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, मेरा सर्किल कहाँ गया? सर्किल कहाँ गया जी? मेरा सर्किल कहाँ गया? मेरा भोला सा सर्किल घर आया। मेरा सर्किल भाई, सर्किल गायब हो गया। ये रहा। यदि इसमें करंट आप देखो, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। यदि मैं चाहूँ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ बीच में, तो भाई इस करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे, क्लॉकवाइज है ना, तो इस डायरेक्शन में ऐसे। भाई इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस जगह पे अंदर। मैं थोड़ा आगे चलूँ, यहाँ पे भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो ये मुड़ी उंगलियाँ क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब यहाँ पे बाहर से जब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ है, अंदर जाता हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ है। यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पर करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में कैसा आ रहा है? अंदर जाता हुआ। अंदर जाता हुआ आप जानते हो, आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कहाँ से एंटर करती है? साउथ पोल से, जबकि बाहर कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से। बाहर कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से। देखा है आपने? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ में अंदर घुसती है। तो क्योंकि यहाँ पर करंट ऐसे अंदर घुस रहा है ना, यदि ये फील्ड क्लॉकवाइज है, फील्ड क्लॉकवाइज है, यदि फील्ड क्लॉकवाइज है तो ये अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है यहाँ से। मतलब यदि फील्ड क्लॉकवाइज होगा तो ये बनेगा साउथ पोल, जिस डायरेक्शन से अंदर घुसते हैं वो साउथ पोल होता है, और उसके अपोजिट वाला बनेगा नॉर्थ पोल। समझे आप? तो यदि सर्किल में यदि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो बनता है साउथ पोल। क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल, और इसके अपोजिट मतलब इसके पीछे वाला जो होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। यदि मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं अभी, यदि मैं करंट की डायरेक्शन को आपके लिए कर देता हूँ रिवर्स, ओके। करंट मेरा फ्लो हो रहा है अभी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, अभी इधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो ना हो गया, अभी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। और जिस जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, जिस जगह से बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। यदि करंट क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यदि करंट क्लॉकवाइज होगा, यदि क्लॉकवाइज यदि करंट देखो यहाँ से क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, देख लिया अपन ने, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज यदि फ्लो होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो आपने देखा यहाँ से बाहर निकल रही है लाइन, और जिस जगह से बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है, मतलब अब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। पीछे वाला इसका साउथ पोल होगा, लेकिन ये आगे से जो दिख रहा है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट तरीका बताइए था। एंटी क्लॉकवाइज में आता है एन, एंटी क्लॉकवाइज में आता है एन। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्लॉकवाइज में कहीं पर भी एन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो क्लॉकवाइज साउथ पोल, बस ऐसे याद रख लो आप। क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है। एन आएगा तो नॉर्थ, और यदि एन नहीं आ रहा तो साउथ। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। यदि क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज
यदि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे एक शेप बनाओ, दूसरा तरीका ये है ऐसे शेप बनाओ और ये इसके साउथ, ये देखो, ये देख रहे हो आप, इसको यदि खोल दो, यदि इसको ऐसा लूप बना दो तो ये बन जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज इसको फ्लो कराओ, एंटी क्लॉकवाइज इसको फ्लो कराओ तो ये बन जाता है अपना नॉर्थ पोल। नॉर्थ ऐसे बना देते, ठीक है। तो ये दिख रहा है नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है, जो साउथ है वो क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है, तो ऐसे याद रख लो। या फिर एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर करंट एंटर्स और लीव्स द कॉइल। जहाँ से करंट एंटर कर रहा है और जहाँ पर लीव कर रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर, देख लिया अपन ने। ये देखो यहाँ पर से जैसे एंटर कर रहा है यहाँ पर सर्कुलर होगी, यहाँ पर भी एंटर है तो सर्कुलर होगी, सर्किल सर्किल, और जहाँ से एग्जिट कर रहा है वहाँ पर भी सर्किल बन रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। विद इन द स्पेस एनक्लोज बाई कॉइल द फील्ड लाइन आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जो बीच में है, जो जैसे ये पूरा सर्किल बन रहा था और सर्किल के बीचों बीच में लाइन कैसी थी, स्ट्रेट लाइन बन रही। सर्किल के बीचों बीच में लगाओ कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, यही ये बताना चाह रहा है। और क्यों बनती है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल करके स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। नियर द सेंटर ऑफ कॉइल मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। जैसे आप सेंटर के पास जाते जाओगे, जितना सेंटर के पास जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती जाएंगी। अच्छा, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पैरेलल जैसी लाइन बनती है यदि मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये बताती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यदि ऐसे पैरेलल लाइन बने जिनके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो, कांस्टेंट हो, पैरेलल लाइंस बने जिनकी बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो भाई इस ये जो शो करती हैं चीज़ें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो अपना सर्कुलर जो मोशन हो रहा है, मतलब सर्कुलर यदि वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल लाइन बनती है और पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एट द सेंटर ऑफ कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, दिख रहा है प्लेन, सर्किल का प्लेन तो ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड देखो, सर्किल का प्लेन ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड बीच में कहाँ है, पैरेलल आ रही है ना, ऐसे आ रही है पैरेलल। तो भाई यदि यहाँ बाहर निकले चाहे अंदर जाए, लेकिन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर जाए तो भी परपेंडिकुलर, यहाँ है तो भी परपेंडिकुलर, क्योंकि इस डायरेक्शन में दो ही डायरेक्शन हो सकती है बीचों बीच में, यहाँ तो अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ तो यहाँ से जाओ बाहर की डायरेक्शन होगा, ठीक है। यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो बनेगा साउथ पोल, यदि एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो नॉर्थ पोल। नेक्स्ट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये तो पता है अपने को। यदि जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना दूर जाते जाओगे इस लूप से, जितना दूर जाते जाओगे लूप से, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ये भी जानते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अच्छा जी, इतना होशियार बनोगे आप। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड है जी, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ है। ये जैसे एक पूरा वायर था, पहले वायर मैंने ऐसे लिया, फिर मैंने ऐसे उसको सर्कुलर वायर बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे सर्किल बना रहा हूँ। ये सर्किल बनाया, इससे थोड़ा सा आगे जाके ये सर्किल बनाया, इससे थोड़ा सा ये सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, यह सर्किल बनाया, यह सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, ये सर्किल देख लिया आपने, ये बन गया सॉलिनॉइड, ये बन गया अपना सॉलिनॉइड। जैसे सर्कुलर फॉर्म में वायर को ऐसे करते करते उनके बीच में ऐसे डिस्टेंस क्रिएट कर दो, स्पायरल टाइप का बना दो। स्पायरल टाइप का दिख रहा है आपको, ये थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टेंस है, ऐसे मान के चलो इनके बीच में, कॉइल्स के बीच में ये डिस्टेंस है, कॉइल्स के बीच में ये डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा अपना सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, डायरेक्शन मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे डायरेक्शन पूछ के ही मानूंगा भाई। ये मैं सोलेनॉइड बना लूँ एक बार, प्यार से इसको सोलेनॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिना हिचकिचाए, बिना डरे और बिना किसी मोह माया में पड़े हुए। इसको मैंने बना दिया सोलेनोइड, सोलेनोइड, सोलेनोइड बना दिया। ये आपका सोलेनोइड तैयार हो गया जी, ठीक है, सोलेनोइड तैयार हो गया। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, आपकी साइड से देखोगे तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है पूरे पूरे के वायर में, यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक वायर में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। आपके डायरेक्शन से देखो, इस डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इस वायर में भी, आगे वाले में क्लॉकवाइज, आगे वाले में क्लॉकवाइज, आगे। यदि यहाँ से करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, यहाँ से यदि क्लॉकवाइज फ्लो होगा, यहाँ से यदि क्लॉकवाइज फ्लो होगा, इस जगह से, इस जगह से, मतलब आपकी डायरेक्शन जो देख रहे हो पहले वायर है ना, उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो अगले वाले में क्लॉकवाइज, ये क्लॉक क्लॉक क्लॉक। आप मुझे ये बताओ, यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है, यदि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो वो कौन सा पोल बनता है, वो कौन सा पोल बनता है, वो बनता है साउथ पोल। एंटी क्लॉक में बनता है नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉक में बनता है नॉर्थ पोल, जबकि क्लॉक में बनता है साउथ पोल। तो आपकी डायरेक्शन में देखने पे यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ऐसे करंट, तो आप इधर क्या बनेगा, साउथ पोल, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसता है। और लेकिन जब मैं अपनी साइड से देखूंगा ऐसे, यदि आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मुझे क्या दिख रहा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज, मुझे क्या दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी डायरेक्शन पे देखने पे यदि क्लॉकवाइज दिख रहा है, जैसे मैंने अभी अभी पेपर पे दिखाया, जो डायरेक्शन एक साइड से क्लॉकवाइज दिखती है वो अपोजिट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज दिखती है,
सिंपल सी बात है, मिरर इमेजिंग हो जाती है। तो आपकी डायरेक्शन से क्लॉकवाइज, तो मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे मतलब इस वाले फेस पर मुझे क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, साउथ पोल से अंदर घुसता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर घुसेगा, इधर से बाहर निकलेगा, इधर से अंदर घुसेगा, इधर से बाहर निकलेगा। अच्छा, तो अपन ने जाने अनजाने में एक मैग्नेट बना दी। एक तो होती है बार मैग्नेट, जो कि परमानेंट मैग्नेट होती है, मार्केट में मिलती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें होते हैं। एक मैग्नेट ऐसी है जिसमें यदि करंट फ्लो करा दोगे ना, जैसे सर्कुलर लूप में अपन ने मैग्नेट बनाई, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी क्योंकि एक ही लूप था। अब मैंने चालाकी ये करी कि मैंने बहुत सारे लूप बना दिए और उनको आसपास में सटा के रख दिया, पास में सटा के रख दिया। जो वायर थे आपस में सटा के रख दिए, पर डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, वो इंसुलेटेड है। जैसे ये वायर है, ये इंसुलेटेड है ना भाई, ये ऐसा थोड़ी इसमें करंट आ जाएगा, पास में टच थोड़ी कर जाएंगे, ये इंसुलेटेड है। एक दूसरे ऐसे टच हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, इंसुलेटेड है ना, एक दूसरे पे चिपक थोड़ी रहा है, इंसुलेटेड है, इसके अंदर वायर है। तो ऐसे इंसुलेटेड कर करके आपने बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे वायर का लूप बना दिया, तो होगा क्या कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि यदि करंट की अमाउंट बढ़ा दें, तो मैग्नेट स्ट्रांग होती जाती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इस वायर की लेंथ ऐसे सर्किल बना के इसको ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट बना दिया। तो ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट बना दिया, डायरेक्शन आप समझ ही सकते हो। यदि क्योंकि यहाँ से करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था तो ये साउथ पोल बना, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज तो ये नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होती है, ऐसी पास होती है। अच्छा, और इसके जो सेंटर है ना, जो सर्किल है ना, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये चीज लिखते जाना आप। जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम ही होगी हर जगह सेम रहेगी। ये यदि मैं यहाँ पर पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ पर पॉइंट बी ले लूँ, यहाँ पर पॉइंट सी ले लूँ, यहाँ पर पॉइंट डी ले लूँ, यहाँ पर पॉइंट डी ले लूँ, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की यदि स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू डी, सारी जगह स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। लेकिन यदि आप एकदम कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, कॉर्नर मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बाहर वाला पॉइंट, जो अपन ने सोलेनॉइड बनाया था, ये अपना सोलेनॉइड है, तो इसके इस वाले पॉइंट पे आ गए, बाहर वाले पॉइंट पे इधर या फिर इधर, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो अंदर स्ट्रेंथ की आधी होती है। यदि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है तो यहाँ पर b/2 होती है, इस वाले कॉर्नर पे भी b/2 होगी। कॉर्नर समझ लो ना, एंड्स पर ये पूरी कॉइल बनी हुई है, कॉइल के इस एंड पर, इस एंड पर जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी बीच वाली स्ट्रेंथ की आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। और यदि मैं इस जगह पे चला जाऊँ, इस जगह पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। यहाँ पर जो दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो। यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है भाई, इस जगह पे कुछ स्ट्रेंथ होगी, थोड़ा इधर दूर जाओगे तो भी स्ट्रेंथ होगी, इधर भी। लेकिन जैसे ये अपना सोलेनॉइड है ऐसा, ठीक है, वो सिलेंडर जैसे ही दिखेगा आपको, तो सिलेंडर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो होती है। इसके बीच में स्ट्रेंथ सेम होती है हर पॉइंट पर, इसके कॉर्नर पर स्ट्रेंथ इसकी अंदर की आधी हो जाती है, अंदर बी है तो ये इस एंड पर b/2 होगी। समझिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ हो सकती है, इस जगह पे होगी, यहाँ पर भी होगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर जीरो। लेकिन अपने को बस इतना याद रखना है, यदि वो कंपेयर कराएगा अपने से ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई ये पॉइंट दे देगा 5 से, आपको कंपेयर कराएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होगी, इससे कम कहाँ पर, इससे कम, ये से, ठीक है। तो सॉलिड होता क्या, इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर की बहुत सारी टर्न बना के ये अपन बना लेते हैं सोलेनॉइड। When solenoid is connected to battery and current is passed through it, it also produces magnetic field which is similar to magnetic field produced around a bar magnet। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि जैसे ही आप इसके अंदर से करंट हटा दोगे, यदि आपने इसके अंदर से करंट फ्लो कराना बंद करा दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, फिर ये मैग्नेट नहीं रहेगा। तो ये कितना मजेदार हो गया ना, बार मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट, लेकिन मैं ऐसी मैग्नेट चाहता हूँ जो टेम्परेरी हो, जब तक करंट फ्लो हो तब तक मैग्नेट रहे, जैसे करंट फ्लो कराना बंद करूँ मैग्नेटिक फील्ड उसकी खत्म हो जाए, कितना मजा आ जाएगा। वन साइड ऑफ सोलेनॉइड एज ए नॉर्थ पोल और दूसरी साउथ पोल। अब हमेशा ये मत सोचना कि इधर वाला एंड जैसे अभी देखा था, इधर वाला एंड साउथ ही होगा, इधर वाला नॉर्थ ही होगा, नहीं, वो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। तो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, यदि क्योंकि मैंने करंट इस डायरेक्शन देख रहे हो क्लॉकवाइज फ्लो कराया था, यदि मैं इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराता तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती, इधर वाला जो पोल होता वो साउथ हो जाता, उधर वाला नॉर्थ हो जाता, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाई, इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे कैसे चेंज करी जाती है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, यदि करंट की अमाउंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यदि मैं आपको दो सोलेनॉइड दे दूं भाई, सेम उनकी डायमेंशन सेम है, एक डायमेंशन सेम है, सिलेंडर जैसी देखेंगे ना दूर से देखने में, दोनों की डायमेंशन सेम है, लेकिन आपने एक में जो ऐसी लपेटी हुई है ना चीज़ें, ऐसे वायर लपेटे हुए, एक में करंट ज़्यादा फ्लो करा रहे हो, एक में दूसरे में कम फ्लो करा रहे हो, इसमें मैं मान लो 10 एम्पियर, इधर है 2 एम्पियर। तो आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, तो भाई लाइन बनाते टाइम आप क्या याद रखोगे, इसमें क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी, मतलब लाइन आपस में पास पास में होंगी, पैरेलल तो होती है इसके अंदर लेकिन पास पास में होंगी, और इसमें ऐसे दूर दूर होंगी, इसमें ऐसे दूर दूर होंगी भाई लाइन्स, इसमें ऐसे दूर दूर होंगी क्योंकि करंट कम फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ कम होगी। सेकंड, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर के टर्न्स इंक्रीज कर दो आप, जितने ज़्यादा कॉपर वायर के टर्न्स होंगे अंदर उतना करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। जैसे भाई एक टर्न है, एक टर्न जैसे आपने 5 टर्न बनाए एक बार,
लेंथ सेम ही है लेकिन 5 टर्न आए इस एरिया में, तो भाई करंट कितने टर्न से फ्लो हो पा रहा है, 5 टर्न से। लेकिन आपने इतनी ही लेंथ पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक लेंथ फिक्स है, इतनी ही लेंथ पे 10 वायर आपने टर्न ले लिए, 10 टर्न ले लिए, तो भाई 10 वायर से करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई ऑब्वियसली जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, सेकंड पॉइंट हो गया। डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, ये भी ठीक है। यदि कॉपर वायर के बीच में गैप डिक्रीज कर दो, यदि पहले इतनी लेंथ तक ये यहाँ से यहाँ तक 10 टर्न थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 टर्न थे, अब आपने क्या किया, इसको वायर के टर्न सेम ही है, 10 ही टर्न है, अभी भी 10 है, पहले भी 10 थे, बस आपने क्या किया, थोड़ा प्रेस करके इसको पास पास ले आया टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स पास पास ले आया। तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स को पास पास ले आओगे तब भी उसकी स्ट्रेंथ अंदर इंक्रीज हो जाती, तब भी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती। तो गैप डिक्रीज करो उनके बीच का गैप डिक्रीज कर दो, उनको पास पास ले आओ, तब भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती। नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द कोर ऑफ सॉलिनॉइड, देखो अभी अभी मैंने जो सॉलिनॉइड बनाया था इस वायर से, इसके अंदर में सिर्फ एयर थी, इसके अंदर में सिर्फ एयर थी यहाँ पर अंदर, तो इसको बोलते हैं एयर सॉलिनॉइड। अंदर कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है, एयर है तो एयर सॉलिनॉइड। लेकिन यहाँ पर यदि मैं सॉफ्ट आयरन की कोर रख दूँ, सॉफ्ट आयरन की कोर इंट्रोड्यूस कर दूं, मतलब इसके बीच में जो गैप है ना, वहाँ पर सॉफ्ट आयरन की एक टुकड़ा रख दूं, सॉफ्ट आयरन का एक कोर रख दूं, तो सॉफ्ट आयरन की कोर की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यदि सॉफ्ट आयरन की कोर आप इसके अंदर रख दोगे तो इस सॉलिनॉइड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इसने बोल दिया मीडियम इनसाइड। यदि आपने सॉफ्ट आयरन की कोर रख दी तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। सॉफ्ट आयरन की क्यों, हार्ड आयरन की क्यों नहीं? हार्ड आयरन की कोर आपने रख दी तो जो कोर है ना वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, जो कोर है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। लेकिन यदि आपको चाहिए टेम्परेरी मैग्नेट तो सॉफ्ट आयरन की कोर रखो, तो जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे करंट फ्लो कराना बंद कर दोगे वो वापस से अपनी इसमें पुरानी स्टेज में आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर लें थोड़ी सी। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जो अभी सोलिनॉइड अपन पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका मतलब क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी। इट इज इक्विपमेंट विच स्टार्ट बिहेव एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, बट एज करंट इज स्विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लॉस्ट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर वुंडेड ऑन द सॉफ्ट आयरन को, तो सॉफ्ट आयरन कोर लोगे उसके चारों तरफ ये कॉपर वायर लपेट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर स्कोप में वो अपनी आयरन कोर है, ठीक है। और ये कॉपर वायर को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके इसमें। ये देखो इस तरह का सिंपल अरेंजमेंट है। ये जो आयरन नेल है यदि ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, यदि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग अपनी सोलिनॉइड की तरह बिहेव करेगी। यदि आपने हार्ड आयरन की कोर इसके अंदर डाल दी तो वो हार्ड आयरन की कोर वो अब परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए हार्ड आयरन कोर यूज़ नहीं करते, सॉफ्ट आयरन की यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने को टेम्परेरी मैग्नेट बनाती है भाई। यदि आपने इंडस्ट्री मैग्नेट कैसे बनती है, जो अपनी परमानेंट मैग्नेट होती है वो कैसे बनती है, ऐसी बनती है, सोलिनॉइड के अंदर हार्ड आयरन की कोर डाल दो तो वो क्या हो जाएगी, परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, उसको निकालो और बेच दो भाई, अब ये मैग्नेट बन गई। लेकिन अपने को फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कौन कौन इफेक्ट करेगा, जो सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे थे वही यहाँ पर, क्योंकि भाई सोलिनॉइड ही तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट वही तो। नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज आएगी। करंट इंक्रीज कर दो, उनके पोल्स के बीच में गैप कम कर दो, ठीक है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज कर लेते समझ गए। यदि सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील यूज कर लेते तो क्या होता है, इसीलिए इसने लिखा स्टील इज नॉट यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इट डज नॉट लूजेस इट मैग्नेटिक इवन आफ्टर करंट इज स्विच ऑफ, ठीक है। यदि आपने इसके अंदर हार्ड आयरन, यदि इसको यहाँ पर स्टील बोल रहे हैं, स्टील को यदि आपने सॉफ्ट आयरन की कोर की जगह स्टील अंदर रख दी उसके सोलिनॉइड की, तब अब क्या होगा, वो स्टील परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप उसको बाहर भी निकालोगे तो वो परमानेंट मैग्नेट ही रहेगी, ठीक है। अब उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि फील्ड हटा लिया तो जो स्टील है वो वापस से वैसी की वैसी हो जाए, नहीं, अब वो परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो चुकी है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट देखते हैं, डायग्राम देखें इसका। देखो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये वायर है, ये वायर यहाँ से यहाँ आया, ये बीच में एक मरकरी भरी हुई है। मरकरी आप जानते हो एक ऐसा मरकरी ऐसा है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ये मेटल भर लिया और मरकरी भर लिया, आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो आपने एक वायर यहाँ से ले लिया, एक दूसरा वायर जो भी मरकरी में डूबा हुआ है इसको यहाँ तक छोड़ा, ये वायर यहाँ पे मरकरी में डूबा हुआ है, और फिर इसको आज से आगे पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सर्किट में जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगी, करंट आई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगी, और करंट इसमें ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और ये नॉर्थ साउथ पोल है, शू मैग्नेट है, शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसे। घोड़े के नाल समझते हो, घोड़े के जो पैर होते हैं ना, शूज होते हैं, शू, वो ऐसे देखते हैं, तो इसीलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। इसमें आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले आपको इससे पहले समझने के लिए आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि यदि आप करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगती है, करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगती है। इफ यू पुट ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन द करंट कैरिंग वायर विल फेस ए फोर्स। देखो यदि आपने करंट कैरिंग वायर ले लिया और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया
तो होगा क्या, करंट कैरिंग वायर को यदि नेगेटिव फील्ड में रखते हो तो करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है। जैसे ये मेरा करंट कैरिंग वायर है, ये रहा मेरा करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और मैंने इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बी, और ये इसमें आई की डायरेक्शन है। तो आप जानते हो जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालते कैसे, यदि इस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो ऐसे उंगलियां कर्ल करो, तो इस डायरेक्शन में आपकी, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां, ये कर्ल वाली उंगलियां शो हो रही है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो करंट कैरिंग वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और आपने बाहर से कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में आपस में होगी लड़ाई, लड़ाई होगी तो उससे क्या होगा, इस पर वायर पर जो वायर रखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया तो वायर कि मैग्नेटिक फील्ड में और बाहर से लगाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में आपस में लड़ाई होती है, तो वायर पे एक फोर्स इंट्रोड्यूस होता है। उस फोर्स की वजह से यदि आपने एक वायर को जिस पर करंट फ्लो हो रहा है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया तो आप देखोगे वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स आ रहा है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप ये तो समझ गए ना फोर्स क्यों आता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और आपने बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स इंट्रोड्यूस करता है। और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करना होता है आपको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए आप पहले अपनी उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की उंगलियां ऐसे निकालो और इसमें ये तीनों उंगलियां, तीनों, एक थंब, ये वाली फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली और थंब मतलब अंगूठा, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे अरेंज कर लो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये अंगूठा इसके परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मुझे क्या चाहिए, उस वायर पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, वायर पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, वायर पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो देखो आप देखो यहाँ पर स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंटर फिंगर या फिर इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो। अब जो फोर फिंगर है ना, ये वाली जो फोर फिंगर है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डालो, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आप इस उंगली को रखो, और इस जो मिडिल फिंगर है उसको रखो करंट की डायरेक्शन में, उसको रखो करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा ना वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो देखते हैं कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो सबसे पहले इसमें देखो, अंदर देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही बी, ये रही ना इधर इस डायरेक्शन में है ना बी, बी की डायरेक्शन ये रही। करंट की डायरेक्शन देखो ऊपर है, तो मैं क्या करूँ, अब इनको चेंज नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कि इसको चेंज कर लूँ, मैं ऐसे करूँ, नहीं, ये तीनों ऐसे रहेंगी, बस इस कलाई को ऐसे मोड़ सकते हो आप ऊपर नीचे। करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन कैसे ऊपर, बी ये रहा, करंट ऊपर है, तो ऊपर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर बता रही है इसकी डायरेक्शन, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे आएगी, तो जो वायर है ना वो अंदर की डायरेक्शन मूव करने लगेगा, आपकी साइड में मूव करेगा। यदि ये वायर ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा वायर, ये वायर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रही है, करंट ऊपर फ्लो हो रही है, ऐसे रखते हैं, तो करंट ऊपर फ्लो हो रही है, जिधर इसकी नोब है ना उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये रही देखो, ये मेरी मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन को, और मैंने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी डायरेक्शन ये रही, तो इस वायर पर जो फोर्स है आपकी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे अंदर की साइड चलने लगेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इस पर फोर्स आ रहा है, समझिए डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका, ये मेरा तरीका जी, ये मेरा तरीका और मेरा नाम है आकाश। तो आकाश थप्पड़ रूल मैंने बनाया, आकाश का थप्पड़ रूल। इसमें क्या करते हैं हम, मजेदार है, ये थप्पड़ अपना सीधे हाथ का थप्पड़ तैयार करो, सीधे हाथ का थप्पड़ तैयार करो। ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है ना, इसको करंट की डायरेक्शन में रख दो, इसको करंट की डायरेक्शन में रख दो। ये जो उंगलियां हैं, जो चार उंगलियां, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, करंट की डायरेक्शन ये रही, तो जो थप्पड़ पड़ेगा ना आप में, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो थप्पड़ आप में पड़ेगा वो फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, इसका उल्टा करके देख लेते हैं भाई, उल्टा करके देख लेते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है, करंट ऊपर फ्लो हो रही है, अभी करंट ऊपर फ्लो हो रही है, करंट ऊपर फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है, ठीक है, रख लिया आपने, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये चारों उंगलियां, तो थप्पड़ अभी किधर पड़ेगा, इधर, तो थप्पड़ इधर, मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा, यदि ये मैं पेन मान लूँ, तो अभी करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, इस पर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है भाई, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो इस पर जो थप्पड़ पड़ेगा इस पेन पे इधर पड़ेगा, मतलब ये अंदर की डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि इस पर फोर्स इधर लगेगा। फ्लेमिंग के अनुसार देख लेते हैं, फ्लेमिंग वाले लेफ्ट हैंड रूल से तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया, आपने कहा ठीक है कर लेते हैं भाई, आपने बोल ही दिया ऐसा तो कर ही लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली उंगली बताई, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड देखो इसमें इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर दिख रहा है, तो भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने कर ली। अब मिडिल फिंगर मुझे चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो करंट किधर है, ऊपर है, तो भाई इसको ऐसे करना पड़ेगा। अभी भी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है और करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स, तो अंगूठा किधर है, इधर मेरे साइड, तो फोर्स मेरे साइड लगे। समझे आप, थप्पड़ रूल भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, दोनों के दोनों समझ आ गए आपको। अब आप इजीली जो भी चाहोगे वो जीवन में पा जाओगे, जो भी चाहोगे वो जीवन में आपको मिल जाएगा। समझ गया आप, इजी हो गया ये आपके लिए, इजी, वेरी वेरी इजी पीजी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंग ये रूल देख लिया। अब देखते हैं इसको, किकिंग वायर है इसमें। अब देखो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है नीचे,
देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे वायर में। मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर से इधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ इधर, नॉर्थ से साउथ इधर, नॉर्थ से साउथ इधर, करंट इधर, ये नॉर्थ से साउथ इधर। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, इस कटोरे में भरा हुआ है मरकरी, कटोरे में भरा हुआ मरकरी दूसरा वायर है, ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। सर्किट कंप्लीट क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई ये मरकरी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी वो ऐसा नहीं है कि बीच में गैप आ गया, गैप नहीं है, यहाँ पर एक कंडक्टर भरा हुआ है, कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इस वायर में होती हुई पास हो जाएगी। अच्छा, आप बोलोगे इसको पूरे को एक वायर ही क्यों नहीं बना दिया, पूरा वायर रख लेते, पूरा वायर रख लेते, वो इसलिए नहीं बनाया, अभी आप समझोगे, क्योंकि इसको किक करना है ना, इसको किक करना, किक कराना है अपने को। यदि पूरा का पूरा वायर कनेक्ट होता तो ये किक नहीं कर पाता, ये जुड़ा हुआ होता तो ठीक। अब देखो इसमें करंट नीचे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगी? तो पहले फ्लेमिंग के अनुसार चलते हैं। फ्लेमिंग के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, देखो नॉर्थ से साउथ, इसमें हॉर्स शू मैग्नेटिक ये रही। करंट की डायरेक्शन आप देखो किधर है? नीचे, तो करंट की डायरेक्शन ये रही नीचे, करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो ये अंगूठा है जो मेरी साइड आ रहा है, मतलब इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की साइड, तो ये कटोरे के अंदर जो रखा हुआ है ना वायर, वो बाहर की साइड जाएगा, बाहर की साइड जाएगा, तो ये मरकरी से बाहर आ जाएगा, कटोरे से बाहर आएगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है तो कटोरे से बाहर जाएगा, लेकिन एक दूरी तक जाएगा, फिर वापस इसको लौटना पड़ेगा अपन, ठीक है, जानते हो आप, क्योंकि एक हाइट तक ही जा पाएगा ये, जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी फिर ये नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वहाँ पर ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर जीरो हो जाएगी। ये सब 11th में देखनी है, आपको जरूरत नहीं है चीज़ की, ये तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हो, एक चीज़ है वो वहाँ से फोर्स लगा तो कुछ दूरी तक ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अच्छा, ये ऊपर हिंज बना हुआ है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये मूव कर सकता है, आगे पीछे से मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऊपर जाएगा, फिर इस पर जो फोर्स लगी नीचे आएगा, फिर ये वापस कनेक्शन पूरा हो जाएगा, वापस ये सर्किट कंप्लीट हो गया, वापस वही होगा, वापस नीचे के डायरेक्शन में करंट है, इधर फोर्स है, तो इस पे वापस इधर फोर्स लगेगा तो ये वापस ऊपर आएगा, तो आपको लगेगा ये किक मार रहा है, ऐसे करते करते ये किक मारता है, ठीक है। ये किक मार एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है डोमेस्टिक, उसमें क्या क्या होता है? उसमें होते हैं मेनली थ्री वायर्स, थ्री वायर्स। एक होता है रेड कलर का वायर जिसको बोलते हैं लाइव वायर, जीवित वायर है, जीवित पकड़ लिया तो ये आप, ये जीवित जरूर है लेकिन आपको जीवित नहीं छोड़ेगा, ये भले ही जीवित है लेकिन आपको जीवित नहीं छोड़ेगा भाई, ये करंट आता है इसमें बहुत भयंकर। ये अंदर जाते हैं भाई, ये अपना मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वायर आ रहे हैं पहले, यहाँ पर लगा होगा पहले एक फ्यूज, फ्यूज फ्यूज फ्यूज, आजकल फ्यूज नहीं होती है, उसकी जगह आता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इनका क्या काम होता है कि यदि ज़रूरत से ज़्यादा करंट अंदर आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा करंट अंदर, फ्यूज का होता था वो वर्क करता था H=I²RT के प्रिंसिपल पर। यदि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर करंट फ्लो हो गया तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, यदि करंट ज़्यादा हो गया तो हीट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ने की वजह से जो वो वायर बना होता है वैसे मेटल का बना होता है कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। यदि वो जल्दी पिघल जाएगा, यदि वो जल्दी पिघल जाएगा तो इसकी वजह से होगा क्या, यदि वो वायर पिघल गया बच्चों तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया तो वो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, यदि करंट आगे फ्लो नहीं हो पाया तो बाकी अप्लायंस अपने बच जाएंगे, सिर्फ जो फ्यूज है, फ्यूज के मेल्ट होने से काम चल गया, फ्यूज मेल्ट हुआ, दूसरा फ्यूज लगा के दूसरा फ्यूज लगा दो, वापस सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वापस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी, समझ गए। लेकिन आजकल आते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, आपने देखे होंगे शुरू शुरू में लगे होते हैं, जो अंदर वायर आते हैं तो सबसे पहले एमसीबी लगी होती है, उसका काम भी यही होता है, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, बस जो अपना फ्यूज है उसका अपग्रेड वर्जन है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई जैसे ही एक अमाउंट से ज़्यादा करंट वोल्टेज यहाँ घर के अंदर आई, वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अब आपको बार बार फ्यूज चेंज करने की टेंशन खत्म, एमसीबी ज़्यादा वोल्टेज आ गई घर के अंदर, एमसीबी डाउन हो जाएगी, एमसीबी डाउन हो जाएगी, वापस करंट पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे ही फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, वापस से एमसीबी ऑन कर दो, ऑन कर दोगे तो वापस घरों में इलेक्ट्रिसिटी आने लगी। तो ये थोड़ा एडवांस कर दिया उसको, बस और कुछ नहीं, समझे। तो सबसे पहले ये लाइव वायर आ रहा होगा, एमसीबी के थ्रू पास होगा, फिर यहाँ पर होगा पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ से अलग अलग कमरों में भाई कनेक्शन होने चाहिए, ये पूरे कनेक्शन यहाँ से यहाँ से यहाँ से अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग कनेक्शन, सारे के सारे कनेक्शन होते हैं, आपको पता ही है। ये एक छोटा सा प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर तीन ये होते हैं, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरा गया भाई, दूसरे ये आपके कमरे का हो गया, ये हो गया आपके फैमिली में किसी और का कमरा मान लो, इसमें भी ऐसे तीन, फिर आप मान लो ये तीसरा एक और कमरा है, वहाँ पर एक जा रहा है बोर्ड, उसके लिए ये तीन, एक दो तीन। तो इस वाले में तो लगता है भाई ये लाइव वायर, एक में लगेगा लाइव वायर, दूसरे से लौट के आता है भाई, करंट जा रहा है तो उसको आना पड़ेगा, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, यही ज़िंदगी का शाश्वत सत्य है, यही ज़िंदगी का यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य जो गया है वो आएगा। ज़्यादातर लाइव वायर की फॉर्म में आता है, न्यूट्रल वायर की फॉर्म में। ये लाइव वायर था, यहाँ से गया, ये न्यूट्रल वायर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल वायर भी यहाँ तक आ गया, ये तीनों न्यूट्रल वायर के होंगे, न्यूट्रल वायर यहाँ, नाम का न्यूट्रल है दोस्तों, नाम का ही न्यूट्रल है, ये नाम का ही न्यूट्रल है, कभी छू मत लेना, नहीं तो आपको न्यूट्रल बोलने लायक नहीं छोड़ेगा, अगली बार आपको ये न्यूट्रल बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। ये रेड कलर का होता है लाइव वायर
और जो न्यूट्रल वायर होता है, इसे करंट जा रही है तो लौट के भी आएगी। ये होता है अपना कैसा होता है बताओ, ब्लैक, ये होता है अपना ब्लैक कलर का। एक और वायर होता है दोस्तों, ये जो मैंने एक एक पॉइंट हर जगह छोड़ दिया ना, ये होता है अपना अर्थिंग के वायर, अर्थिंग वायर, अर्थिंग या ग्राउंड वायर, ग्राउंडेड वायर बोलते हैं इसको। ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए इंसान को। तो इंसान का तो पता नहीं, लेकिन ये वायर जरूर ज़मीन से जुड़ा हुआ था। क्या करते हैं अपन, ग्राउंड वायर को यहाँ पर एक अपने घर के अंदर गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में नमक डालते हैं, चारकोल डालते हैं, पानी वानी डाल के इसको पैक करके बंद करके, और इसमें एक वायर ऐसे डाल देते हैं, ये वायर डाल देते हैं, ठीक है। गड्ढा खोदते हैं, अर्थिंग कराते हैं, मतलब अर्थिंग कराते हैं। अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है ज़मीन के अंदर, उसमें नमक डालो, कोयला डालो और उसको बंद, इसमें वायर डाल के बंद कर दो। इससे क्या होता है, अर्थ किससे पोटेंशियल पे, जीरो पर, अर्थ जीरो पोटेंशियल पे। तो यदि किसी अप्लायंस पे ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसकी सरफेस पे, यदि किसी अप्लायंस की सरफेस पे चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो आपको झटका मार सकता है भाई। यदि आप प्रेस कर रहे हो भाई, प्रेस कर रहे हो, और प्रेस में कोई पार्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और उस पर चार्ज जमा हो गया, चार्ज जमा हो गया, या फिर ऐसा हो गया कि कोई अंदर से कट लग गया किसी वायर में और वो सरफेस से टच हो गया, तो वो सरफेस पर टच हो गया तो बाहर की सरफेस पर चार्ज जमा हो जाएगा, वो चार्ज आपको झटका दे सकता है। यदि आपकी प्रेस में 3 वायर आपने देखे होंगे, 3 होते हैं, 3, 1 2 3, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये है मेरा लैपटॉप का चार्जर है, यहाँ पे 3 वायर दिख रहा है, ये 2 3, तो इनमें से एक लाइव होगा, एक न्यूट्रल होगा। ये जो मोटा वाला दिखता है, मोटा वाला ये होता है भाई, ये होता है अर्थिंग के लिए, अर्थिंग वायर, ये ना ग्राउंडिंग के लिए, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कुछ भी बोल दो, ये होता है ये मोटा वाला। तो मोटा वाला क्या करेगा, यदि मेरे लैपटॉप में तो ऐसा चांस नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक वाला है, लेकिन यदि कोई मेटल पार्ट यहाँ पर होता है जिसमें चार्ज जमा हो जाता है तो वो इसके थ्रू ग्राउंड में चला जाता है पूरा चार्ज, क्योंकि ग्राउंड जीरो पोटेंशियल पे है, तो जो भी चीज़ें होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो हायर पोटेंशियल पे यदि वो चार्ज की वजह से हायर पोटेंशियल पे आ गया ना, वो चार्ज की वजह से कोई अप्लायंस हायर पोटेंशियल पे आ गया, तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब अर्थ की तरफ फ्लो हो जाता है, ठीक है। यही इसका यूज होता है ग्राउंडिंग का, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो ग्राउंडिंग से ये वायर आता है, वो हर जगह ऐसे करके, ये तीसरा वाला जो मैंने कॉलम बनाया है उसमें जाके ऐसे लगा देते हैं, आगे जाके फिर दूसरे वाले में ऐसे यहाँ पे लग जाएगा, तीसरे वाले में ऐसे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 3 जगह ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो अंदर जा रही चीज़ें तो बाहर भी आएंगी, तो लाइव के थ्रू अंदर जाती है हर जगह और न्यूट्रल के थ्रू बाहर आ जाती है, ऐसा ये सिस्टम होता है पूरा, समझिए आप। और ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लेना, क्लियर कट आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये बताओ जो मैंने अभी तक बताया आपको वो समझ में आ गया या मज़ा आ गया, समझ में आ गया ना आपको, आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। कलर कोडिंग समझ में आ गई, क्योंकि रेड लाइव वायर होता है और न्यूट्रल जो होता है अपना ब्लैक वायर होता है, और जो ग्रीन वायर होता है वो होता है अर्थिंग के लिए या ग्राउंडिंग के लिए, ठीक है। समझ गए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनता है, समझ गए जी। नेक्स्ट देखते हैं ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती, यदि कोई अप्लायंस है भाई, वो आपने ऐसे लगा रखी है, यहाँ से इसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है और यहाँ पर वो कोई चीज़ लगी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं प्रेस है, ये करंट आ रहा है, इधर से पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन गलती से यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, वैसे तो इंसुलेटेड है, यहाँ पर भी कट लगा हुआ है और ये आपस में एक दूसरे में टच आ गए, एक दूसरे में टच हो गए ऐसे करके, टच होगा, टच, मैंने टच किया, ये टच हो गए भाई, टच हो गए इस जगह पे, टच हो गए, ठीक है। ये प्रेस तक ही जा रहे हैं वापस, लेकिन टच हो गए यहाँ पे। यदि ये टच हो गए दोस्तों ये टच हो गए, तो यहाँ से वैसे करंट को ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यदि ये टच हो गए भाई दोस्तों, यदि ये टच हो गए हैं तो अब करंट इतना रास्ता बड़ा क्यों पकड़ेगी भाई, इस रास्ते में तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये तो छोटा रास्ता चुनती है ना, तो ये करंट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, करंट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि करंट यहाँ से डायरेक्टली फ्लो होगी तो उसने रेजिस्टेंस कम कर लिया ना, इतना पाथ छोड़ दिया इसने, V=IR। यदि रेजिस्टेंस उसने अपना कम कर लिया तो करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। यदि वो यहाँ से यहाँ तक जाती तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस उसके अंदर आता भाई, तो रेजिस्टेंस के थ्रू गुजरना पड़ता, लेकिन वो शॉर्ट रास्ता चुन रही तो उसने अपने लिए आई की वैल्यू बढ़ा दी। यदि आई बढ़ गया तो दोस्तों H=I²RT से आप जानते हो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर लगती है आग, लग जाती है भाई, आग लगा दी भाई इसने। जो शॉर्ट सर्किटिंग है उसने क्या कर दिया, आग लगा दी भाई, आग लगाओ। इसीलिए आप जब शॉर्ट सर्किटिंग जब होती है तब वहाँ पे आग इसीलिए लगती है। शॉर्ट सर्किट नाम से समझ में आया कि जो सर्किट है उसने अपनी लेंथ शॉर्ट कर ली, जितना उसको ट्रेवल करना चाहिए था उतना ट्रेवल ना करके कम डिस्टेंस से वो ट्रेवल करना चाह रहा है। यदि कम डिस्टेंस से आप ट्रेवल करना चाहोगे, जैसे आप शॉर्टकट से सक्सेस पाना चाहोगे, तो ऐसे ही आग लग जाएगी भाई, ऐसे ही आग लग जाएगी। इसलिए शॉर्टकट नहीं, पूरा प्रॉपर रास्ता चुनो। ऐसा नहीं सर मैं तो ये आधे घंटे का वीडियो देखूंगा बस गुरुजी का और मैं एकदम बोर्ड में फटाफट बढ़िया वाले नंबर लेगा, ऐसा नहीं होगा बच्चे। तुझे ये वीडियो भी देखना है तो सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि तूने पहले ये प्रॉपर पढ़ रखा है, तब ये शॉर्टकट रिवीजन ये होता है भाई। 1.5-2 घंटे में तो शॉर्टकट रिवीजन होता है यदि तूने प्रॉपर पढ़ रखा है तब। यदि नहीं पढ़ रखा तो भाई भूल जाना कि इस वीडियो से कुछ हो पाएगा, पूरी आना चाहिए, ठीक है। ये समझ गया तू बच्चे। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग का ही भाई बंधु है ये ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ये है, देखो
यहाँ पर करंट क्यों, यहाँ पर आग क्यों लग गई एक्चुअली, यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये जो वायर है ना जिसमें करंट फ्लो होने लग गया, शॉर्ट सर्किट, समझ में आई। करंट पूरा रास्ता ना चुन के बीच में शॉर्ट रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन आग क्यों लगी, क्योंकि वायर की ओवरलोडिंग हो गई। क्यों कि ये जो करंट, ये जो वायर है वो बना हुआ है कि भाई ये ले सकता है 2 एम्पियर करंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करंट की अमाउंट बढ़ गई, यदि करंट की अमाउंट बढ़ गई मतलब 2 एम्पियर ही ले सकता था, यहाँ से फ्लो होने लग गया 3 एम्पियर, यहाँ से फ्लो होने लग गया 3 एम्पियर। तो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है ना, इस वायर की कैपेसिटी तो 2 एम्पियर है, लेकिन करंट फ्लो हो गया इसके अंदर से 3 एम्पियर। तो अब क्या होगा भाई, ये करंट को झेल नहीं पाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा, समझ गए। तो शॉर्ट सर्किटिंग एक प्रोसेस है जो कि ओवरलोडिंग को जन्म दे देता है। शॉर्ट सर्किटिंग एक प्रोसेस है जो कि ओवरलोडिंग को जनरेट कर देता है। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब करंट ने जितना रास्ता चलना चाहिए था उतना नहीं चला, शॉर्ट रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा है, ये बात हो गई शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। आग क्यों लगती है, ओवरलोडिंग की वजह से, क्योंकि जितना ये करंट झेल पाता उससे ज़्यादा करंट इस वायर से फ्लो होने लग गया, तो वहाँ पे हीट जनरेट हो गई H²² के अकॉर्डिंग, और इस हीट की वजह से वो वायर में आग लग जाएगी। वाई पैरेलल सर्किट इन होम, जो होम्स होते हैं उनमें आप जानते हो कि जितने भी कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में लगाए जाते हैं। पैरेलल में क्यों होते हैं, सीरीज में क्यों नहीं होते, तो उसके कुछ रीजन है। क्योंकि सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल डिवाइसेस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, हर एक डिवाइस जो कि बनी हुई है भाई, जैसे फैन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, और जो भी गीज़र हो गया अपना, वॉशिंग मशीन हो गई अपनी, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है ना, वो बनी हुई है टू मैक्सिमम वोल्टेज पे काम करने के लिए। यदि आप इसको कम वोल्टेज पे चलाओगे तो भाई आपने पता है कम ज़्यादा वोल्टेज गर्मियों के दिनों में होती है, जब कम वोल्टेज होती है तो पंखे और ये सब चीज़ें धीरे 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 धीरे, यदि आपने सीरीज में जोड़ दिया, यदि इन डिवाइसों को सीरीज में जोड़ दिया तो आप जानते हो सीरीज में तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यदि यहाँ से टोटल 230 आ रही है और ये 3 डिवाइस है तो ये में डिवाइड हो जाएगी भाई, एक में 100 जाएगी, एक में 10 जाएगी, ऐसे कर करके डिवाइड हो जाती है वो। और डिवाइड भी इनकी रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसा मत कर देना इसमें 100 इसमें ये, वो डिपेंड करेगी इनकी रेजिस्टेंस पे, वो सब अपन 12th में पढ़ेंगे, ठीक। कुल मिला के बात ये है कि यदि आपने सीरीज में जोड़ दिया होता है इनको तो वोल्टेज तो डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये सारी डिवाइसेस बनी हुई है मैक्सिमम वोल्टेज पे चलने के लिए, इसीलिए इनको सीरीज में नहीं पैरेलल में जोड़ना चाहिए, ताकि हर एक को मैक्सिमम वोल्टेज मिल पाए, और जितनी अच्छी तरह से वोल्टेज मिल पाएगी सबको प्रॉपर्ली, उतना अच्छे से वो काम कर पाएंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी से। नेक्स्ट, ईच अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच। यदि सारी की सारी चीज़ें सीरीज में जुड़ी होती तो एक ही बटन होता आपके घर में, सिर्फ बाहर लगा होता एक बटन, उससे ही पूरे घर के फ्रिज लाइट कूलर पंखे सब चालू हो जाते। एक बटन बंद किया सारे बंद हो जाते। ऐसा तो नहीं चाहते ना, हर एक के लिए अलग अलग, ठीक है ना। हर एक जो प्लग होता है उसके लिए एक बटन होता है, जो 5 पिन होती है ना, 5 पिन जो 5 पिन होती है उसके लिए एक स्विच होता है। तो भाई वैसा यदि आप चाहते हो तो आपको ये अलग अलग सेपरेट मतलब ये पैरेलल में जोड़ना चाहिए। थर्ड, इफ एनी डिवाइस फेल्स टू रन ऑल ओवर डिवाइसेज रन अनऑल्टर्ड। यदि सीरीज में पूरी चीज़ लगी होती तो यदि बल्ब खराब हो गया तो बल्ब से अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, यदि बल्ब से करंट पास नहीं होगा तो उससे आगे जाने वाली अब पूरी की पूरी जो अपनी लाइन है वो पूरी की पूरी में से कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा। यदि एक जगह से सर्किट ब्रेक हुआ मतलब अब कोई भी चीज़ वहाँ पर सीरीज में नहीं चलेगी। सीरीज में चलने की एक ही शर्त है कि सारी डिवाइस प्रॉपर फंक्शन करनी चाहिए, तो सीरीज चलती रहेगी। यदि सीरीज में से कोई एक भी चीज़ खराब हुई पूरी सीरीज बंद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं चाहते आप, ऐसा नहीं कि आपकी प्रेस खराब हो जाए तो आपका पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए, ऐसा नहीं चाहते ना। तो इसीलिए अपन पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ताकि यदि एक आध डिवाइस खराब हो जाए तो हो जाए, उसको सही करा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी घर की लाइट खराब हो जाए। तो यहाँ तक ये भाई, यहाँ तक अपना था ये शॉर्ट में रिवीजन, यहाँ पे अब मैं समाप्त करता हूँ। तो बच्चों वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस इसको सुना। और भी कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।